एमटीएस बसे मेरे फ्री यूनिक्लो क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में रेट कंट्रोल एक्ट का जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद अपने को ये लगता है कि रेट कंट्रोल बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से याद किया जा सकता है और रूप से अध्ययन करते हैं तो ये क्या है और भी आसान हो जाता है। इसको कंटिन्यूस करते हुए हम आज सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार पिछला जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है, जिसका एक्ट नंबर 1 और ये अप्लाई कब हुआ 1 अप्रैल 2003 से इसको लागू किया गया था। और सेक्शन 2 में हमने क्या है इसका डेफिनेशन क्लोज देखा है। 3 सेक्शन ये कहता है कि यानी ये इसका चैप्टर 2 और 3rd चैप्टर है, इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है वो अध्याय 2 और 3 के ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसमें 7-8 क्या क्लोज दिए हुए हैं, 1 से 4 3 तो है वो क्या है वहां पे रिपीट कर दिए गए। तो कौन से ऐसे हैं जहां अप्लाई नहीं होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी जो ऐसी बनाई गई है जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। देवस्थान है उनके ऊपर लागू नहीं होता, यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं होता है। इस प्रकार से कुछ सब क्लोज दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। फिर 4 सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 4 ये कहता है कि किराया है वो तय कैसे होगा, किराए का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी भूस्वामी या मकान मालिक और जो किराएदार है दोनों मिल बैठ करके जो तय कर लेते हैं वही किराया माना जाएगा, वही किराया दे होगा। फिर सेक्शन 5 ये कहता है किराया कैसे दिया जाएगा, यानी मोड ऑफ मनी कैसे होगी। मोड ऑफ मनी का मतलब यानी पैसे कैसे किराए के दिए जाएंगे। तो उसमें कहता है कि नगद भुगतान किया जा सकता है, चेक के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान किया जा सकता है या मनी ऑर्डर के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। तो यहां तक हमने क्या है चैप्टर 1 को पढ़ लिया है। अब हमारा जो चैप्टर 2 जो आता है वो है कि यानी विद्यमान किराएदारी क्या होती है, विद्यमान किराएदारी या नए किराएदारी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसका सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, यानी ये कहता है विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। जो विद्यमान किराएदारी यानी जो ये एक्ट आया था उससे पहले जो किराए का यानी किस तरीके से क्या है देय होता था और उसका रिवाइज कैसे करोगे। इस सेक्शन में जो सब क्लोज दिए गए हैं उसमें क्या है हर बात क्लियर की गई है। पहला जो सब सेक्शन है वो हमारा ये कहता है कि 1950 से पहले यानी जो परिसर 1950 से पहले अगर कोई किराए पे दिया गया था, 1950 से पहले अगर कोई परिसर है या प्रीमाइसेस है वो किराए पे दिया गया था तो उसका किराया का पुनरीक्षण या रिवीजन किस प्रकार से होगा। तो ये इसमें ये बताया गया कि यह माना जाएगा कि ये इसी दिन से यानी 1 जनवरी 1950 से यानी 1 जनवरी 1950 से ही दिया हुआ समझा जाना चाहिए। जो फर्स्ट बात या इम्पोर्टेंट बात पहले ये कहता है कि 1950 से पहले अगर कोई परिसर दिया गया था तो यह समझा जाए कि वो 1 जनवरी 1950 को ही किराए पे दिया गया है। दूसरा ये कहता है कि जो यानी 1 जनवरी 1950 से दिया गया है तो उसका पुनरीक्षण कैसे होगा। तो इसमें ये कहता है कि 1950 से 1 जनवरी 1950 से दिया गया है तो उसका पुनरीक्षण कैसे होगा। तो कहता है कि 5% यानी 5%, यहाँ भी हमें क्या है उसका पुनरीक्षण है वो 5% से ही माना जाएगा, यानी उसका पुनरीक्षण है वो 5% से ही बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है यानी 1950 से पहले
जब 5% बढ़ाया गया है तो 5% मान लीजिए 1000 रुपए कोई किराया था और उसका 5% यानी पर ईयर, यानी पर ईयर क्या है 5% बढ़ाओगे और इस प्रकार से जब बढ़ जाएगा तो टोटल 10 ईयर में क्या है ये मर्ज कर दिया जाएगा, यानी इसको समाविष्ट कर दिया जाएगा। और वो टोटल ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये क्या है 1 ईयर 5, 2 ईयर 5, 3 ईयर ऐसे 10 ईयर तक जाकर के क्या बन जाएगी 50, यानी 5 करके 10 जो ये 50 बढ़ेगा इसको हम क्या है मर्ज कर देंगे, यानी ये इसका पुनरीक्षण इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से 1950 के बाद में भी पुनरीक्षण है वो इसी प्रकार से या रिवीजन ऑफ रेंट ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी 5% करके 10% के बाद बढ़ जाएगा। फिर ये समस्या आती है कि सर चलो 10% हो गया, जिसमें 10 ईयर में कंप्लीट नहीं होता है। मान लीजिए 2001 में ये अप्लाई हुआ था, 2001 में अप्लाई हुआ था, तो अब इसमें क्या है जिसने यानी 1998 में जो किराया दिया था तो उसका पुनरीक्षण कैसे करेंगे। तो 1998 से लेकर 2001 तक यानी 2001 तक जितना भी ईयर बनते हैं उतना ही क्या है किराया जोड़ दिया जाएगा और वो मूल जो राशि है उसमें समाविष्ट कर दिया जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे 7 ईयर्स बनते हैं या 5 ईयर्स बनते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से जितने भी ईयर बनती है उनको क्या जोड़ दिया जाएगा और वो मूल राशि बन जाएगी। उस मूल राशि पे फिर 5% आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से क्या है डिवीजन ऑफ रेंट होगा जाएगा। इसमें थर्ड जो क्लोज है उसमें कहता है 10 ईयर है वो समाविष्ट कर दिया जाएगा। तो 4 कहता है कि कब से दे होगा, यानी कब से ये दे होगा। तो दे होता है कि जब यानी प्राधिकरण या अथॉरिटी के पास, प्राधिकरण या अथॉरिटी के पास जो एप्लीकेशन लगेगी उस एप्लीकेशन की डेट से क्या है वो संदाय करना या पेएबल किया जाएगा। इस प्रकार से क्या है हमारे 6 जो सेक्शन है वो कवर होता है। तो 6 क्लोज का जो हेडिंग है वो कहता है विद्यमान किराएदारों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण, यानी कि रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज किस प्रकार से बढ़ेंगे। तो पहले में क्या है 1950 से पहले अगर कोई किराया भी दिया गया था तो क्या है 5% बढ़ा करके और 10 ईयर तक क्या है उसको मर्ज कर दिया जाएगा। फिर ऐसा कहता है कि अगर एक 1950 से बाद में दिया है तो उसका पुनरीक्षण कैसे होगा, तो उसका क्या है बाद से कंटिन्यूअस कर दिया जाएगा। और थर्ड में कहता है 10 ईयर के लिए मर्ज कर दिया जाएगा। 4 में कहता है कब दिया जाएगा, तो जब यानी जो हमारी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी है, अथॉरिटी प्राधिकरण जो बनाए गए हैं उसके सामने एप्लीकेशन जब लगेगी तो उस एप्लीकेशन की दिनांक से क्या है दे होगा। फिर हमारा सेक्शन 7 आता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज, नई किराएदारी के बारे में क्या प्रावधान किए गए। 7 सेक्शन है कि नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण किस प्रकार से होगा। तो इसमें कहता है कि वही सेम बात है, पर एनम है वो 5% बढ़ेगा। एक कहता है कि पर एनम है वो 5% किराया बढ़ाया जाएगा और वो 10 ईयर के बाद क्या है मर्ज कर दिया जाएगा, ये कहता है। अब ये किराया जो होता है वो 2 टाइप्स होता है, यानी एक तो होता है रेजिडेंशियली, एक होता है कॉमर्शियली। रेजिडेंशियली के लिए क्या है ये 5% के आधार पर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर 5% से अबो अगर किसी तरीके से उसने बढ़ा दिया किराया तो कैसे माना जाएगा, यानी 5% से क्यों मकान मालिक तो हमेशा क्या है बढ़ाता है किराया, तो इसलिए वो कहता है 10% बढ़ा के लूंगा, 20% बढ़ा कर लूंगा। तो वहां पे अगर उसने मान लीजिए 15% बढ़ा दिया तो 15% बढ़ाया तो उसका क्या माना जाएगा कि ये 5% तक तो क्या है वो वैलिड होगा और बाद में जो 10% है ये वॉइड माना जाएगा, वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। जितना भी ऊपर जितना किराया उसने बढ़ाया है वो शून्य माना जाएगा और 5% ही वॉइड लागू माना जाएगा, 5% ही केपेबल या योग्य माना जाएगा। तो इस प्रकार से नए किराएदारी के संबंध में पुनरीक्षण इस तरीके से होगा।
तो 6 और 7 हमारे अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हमारा जो थर्ड जो चैप्टर का नाम है वो किराएदारी के बारे में बताया गया है। किराएदारी का मतलब है टेनेंसी कैसे होगी, यानी इसमें सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 कहता है समयावधि कितनी समयावधि के लिए दिया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ पीरियड टेनेंसी, लिमिटेशन ऑफ टेनेंसी यानी किराए की जो किराएदारी है वो कितनी समयावधि कितने टाइम पीरियड के लिए दी जाएगी। तो इसका हमेशा हमें ध्यान रखना है 3 ईयर, यानी 3 ईयर के लिए टाइम पीरियड के लिए कोई भी जो परिसर है वो किराए पे दिया जाता है। यानी जो मकान होता है किराए पे अगर दिया जाता है, रेजिडेंशियली यूज के लिए अगर दिया जाएगा तो उसको हम 3 ईयर के लिए दिया जाता है, और जो कॉमर्शियल होता है उसकी कंडीशन अलग होती है। अगर 3 ईयर के लिए दिया है तो वहां पे वो 3 साल के बाद क्या उसको रिन्यू करवाना होता है, यानी रिन्यू करवाना होगा। जैसे रिन्यू करवाया जाएगा तो यानी किराएदार और भू मालिक दोनों ज्वाइंट के एप्लीकेशन लगाएंगे और वो सर्टिफिकेट क्या है रिन्यू करवा दिया जाएगा। अगर वो रिन्यू नहीं करवाया जाता है तो 6 माह के बाद, 6 माह या 6 मंथ है उसके बाद वो कैंसिल माना जाएगा। तो अगर ये एक बार बढ़ा रिन्यू कराया तो कितनी बार रिन्यू करवाया जा सकता है, तो इसमें लिखा है 3 बार, यानी 3 टाइम्स 3 बार क्या रिन्यू करवाया जा सकता है। और उसका अधिकतम ये 9 बार है वो रिन्यू करवाया जा सकता है। ये सेक्शन 8 में कहता है कि कोई भी परिसर अगर किराए पे दिया जाता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए या कितना टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी किराएदार है या कोई भी किराए के लिए परिसर दिया जाता है तो वो 3 ईयर्स के लिए 3 साल के लिए दिया जाएगा। एक बार अगर दे दिया तो 3 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे रिन्यू करवाओगे तो उसको क्या है जो हमारा अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के पास दोनों यानी लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है दोनों मिलकर के क्या है एक ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाएंगे और उसको क्या है वो रिन्यू कर देगा। और जैसे एक बार रिन्यू कर देता है तो वो अगले 3 साल के लिए क्या है वैलिड होता है। इस प्रकार से एक बार रिन्यू करवाया तो अधिकतम कितनी बार करवा सकते हैं ये नीचे लिखा गया है। तो उसको अधिकतम 3 बार 9 बार क्या है रिन्यू करवाया जा सकता है। और ये अगर रिन्यू नहीं करवाए तो कितने टाइम पीरियड तक वैलिड होता है, तो ये क्या है 6 मंथ तक क्या रिन्यू टाइम पीरियड होता है रिन्यू करवाने का। अगर वहां 6 मंथ तक आप नहीं रिन्यू करवाते हो तो वो क्या है कैंसिल समझा जाएगा। ये यहाँ तक सेक्शन 8 कहता है। सेक्शन 9 है वो LLB 3rd ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसको बड़ा ध्यान से आप सुनना कि इसमें कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, उस आधार पे क्या है इविक्शन किया जा सकता है या बेदखल किया जा सकता है। अगर किसी को आपने बेदखल कर दिया है या किराया का मकान है वो खाली कैसे करवाया जाएगा इसके बारे में क्या है बताया गया है। तो इसमें क्या स्टूडेंट काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1-2 ग्राउंड तो याद रहते हैं, फिर क्या है सारे मिक्स कर देते हैं, ये भी है ये भी है ये भी है। तो इसमें सेक्शन 9 ये कहता है कि इविक्शन ऑफ टेनेंट यानी किराएदारी की बेदखली या किराएदारों की बेदखली, किराएदारों को से मकान मालिक है वो मकान खाली कैसे करवाता है। इसके क्या है हमारे 13 जो ग्राउंड है यानी यहाँ पे 13 जो ग्राउंड दिए गए हैं उन ग्राउंडों को विशेषतः समझना है। यानी सीरियल वाइज अगर इनको याद करोगे तो सारी बातें याद हो जाएंगी। यानी कब ये किराएदारों की बेदखली के 13 ग्राउंड दिए गए, उसमें पहला जो ग्राउंड है हमारा है कि 4 मंथ 4 माह से अगर किराएदार ने किराया पे नहीं किया है तो वहां पे मकान मालिक क्या है उससे किराया जो मकान है वो खाली करवा सकता है। 4 मंथ से अगर किराया नहीं दिया है तो किराया का मकान है वो खाली करवाया जा सकता है। सेकंड जो ग्राउंड है वो क्या कहता है फिर कि वो क्या करता है डैमेज करता है, नुकसान करता है, नुकसान यानी सेकंड जो ग्राउंड है ये कहता है कि जानबूझ करके अगर डैमेज करता है नुकसान करता है तो क्या मकान खाली करवाया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड क्या है 4 मंथ तक अगर
पे नहीं किया है किराया। सेकंड कहता है डैमेज करता है। अगर यानी न्यूसेंस पैदा करता है, या कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या आकर के शोर शराबा करता है, तो ये चीजें अगर करता है तो उसे मकान खाली करवाया जाए। अगला ग्राउंड है यानी सब किराए पे दे देता है, सब रेंट। अगर चौथा ग्राउंड है कि सब रेंट पे दे देता है। अगर वो सब रेंट पे दे देता है, वहां है यानी निर्माण कर लेता है। निर्माण अगर कर लेता है बिना अनुमति के, मकान मालिक के बिना अनुमति के अगर क्या है कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो भी खाली करवाया जा सकता है। इसके बाद अगला आता है किया है अपनी हैसियत का त्याग कर दिया है, यानी अपनी हैसियत का त्याग कर दिया है, करेक्टर को अनाउंस कर दिया है। फिर उसने क्या कर दिया है, दूसरा कोई मकान बना लिया है, यानी दूसरा कोई उसने मकान बना लिया है, या फिर उसने क्या है दिया तो था किराए पे और वहां पे कॉमर्शियल कार्य करने लग गया है, या फिर उसने कि भीड़ भाड़ कर दी है, यानी एक साथ 10 आते हैं 5 निकलते हैं, ये हो गया है। तो क्या 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 होता है कि 4 मंथ से किराए पे नहीं किया है, या डैमेज कर दिया है, या न्यूसेंस पैदा कर दिया है, सब रेंट पे दे दिया है, कंस्ट्रक्शन करवा दिया है, या अपना कैरेक्टर अनाउंस कर दिया है, या अपना कैरेक्टर का त्याग कर दिया है, या नया अपना भवन बना लिया है, या फिर यानी भीड़ भाड़ बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार से क्या है, इसके सेक्शन 9 में 13 जो ग्राउंड दिए गए वो सारे 13 के 13 ग्राउंड है। कंपल्सरी या कंप्लीट रूप से आपको याद करने हैं, और पेपर में अगर पूछे जाते हैं तो ऐसे ऐसे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये सेशन अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन ज्यादा ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना, जिससे इस वीडियो से अन्य जो स्टूडेंट हैं उनको सबको फायदा हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।